जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज का दवाई जिसको आप सभी लोग जानते हैं, चक्कर वाला दवाई। जी हाँ, किसी भी होम्योपैथ को पूछेंगे कि चक्कर आ रहा है कौन सा दवाई दें, तो वो एक ही नाम बताएंगे, कॉक्यूलस दे दीजिए। मगर ये होम्योपैथी नहीं है। इस तरह से होम्योपैथी के अंदर दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं। दोस्तों, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि तभी मेडिसिन देना है जब पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज, टोटालिटी ऑफ द सिम्टम उस मेडिसिन के अंदर मिले। ऐसे ही प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है। आज ही एक स्टूडेंट का फोन आया कि स्नीजिंग के साथ डिस्चार्ज मिल रहा है, तो कौन सा मेडिसिन दें। हमने बता दिया नहीं, केस लीजिए, उसके बाद मेडिसिन दें। सो सिद्धांतों के साथ समझौता मत कीजिए। कॉक्यूलस इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर वर्टाइगो, लेकिन कब? जब टोटालिटी में कॉक्यूलस आ रहा हो तब। किसी भी वर्टाइगो के केस में कॉक्यूलस दे देना होम्योपैथी नहीं है दोस्तों। इट इज अ यूज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिनों का प्रयोग उसे कह सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी सिद्धांतिक तौर के ऊपर वो हम नहीं कह सकते। तो कौन कौन से ऐसे सिम्टम हैं जो मिले तो हमें कॉक्यूलस सोचना है? तो ऐसा मेडिसिन जो दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन हमारे डॉक्टर ने स्लाइड बनाई है, उन्होंने बहुत सारे मेंटल सिम्टम लिए हैं। सो देखेंगे कि कब कब कॉक्यूलस सोचना है, कैसी कैसी कंडीशंस के अंदर कॉक्यूलस सोचना है, और किस तरह से कॉक्यूलस प्रिस्क्राइब करना है। बहुत सारे लोगों की थोड़ी एडवाइस थी कि हर शब्दों का हिंदी किया जाए, हमसे बनेगा उतने शब्दों का हिंदी करेंगे। उसके बाद केस के एग्जाम्पल्स होंगे, तो उसके ऊपर से आपको अपने आप अपने नोट्स बनाने हैं। फिर भी कुछ क्वेरी हो तो अपने संयोजक को पूछ लीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। तो आज का दवाई कॉक्यूलस, आज का जर्नी कॉक्यूलस के साथ। कब कब कैसे कैसे किस तरह के केसेस के अंदर कॉक्यूलस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सो पहला इंडिकेशन है चिली, दूसरा इंडिकेशन है थर्स्टी। अब ये दो ऐसे इंडिकेशन हैं जो गुरुकुल के लोगों के जुबान पे होने चाहिए। अब इनको बार बार हर मेडिसिन के अंदर चिली किसे कहा जाता है, थर्स्टी किसे कहा जाता है, वो समझाने का वक्त भी नहीं है। उसके बाद का जो इंडिकेशन है वो है प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड। अब इसका क्या मतलब होता है? व्हाट इज प्रोस्ट्रेशन? एकदम थक जाना, थक के लोटपोट हो जाना, इतनी थक जाना कि उसके बाद किसी काम का ना रहना। माइंड इतना थक जाता है, इतना ज्यादा थक जाता है कि थकावट से वो एक स्टेज ऊपर है प्रोस्ट्रेशन, कि थकावट के बाद भी अगर आपके ऊपर कुछ प्रेशर आता है तो आप काम करेंगे। लेकिन प्रोस्ट्रेशन ऐसा चाहिए कि वीकनेस विथ थकावट, थकावट के साथ इतना अशक्त हो जाता है कि नहीं, अब तो काम नहीं होगा। अब आपके पास कोई मरीज आया है जो स्टूडेंट है, पूरी रात पढ़ा है, अपनी चुटिया बांध के पढ़ा है, सोया भी नहीं है, इतना पढ़ पढ़ किया कि अब थक चुका है, तो वहां पे कौन सी मेडिसिन सोचनी है? कॉक्यूलस। आपके पास आईटी इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पूरा दिन उसी कोडिंग के 010101 कोडिंग के अंदर लगे रहते हैं कि दूसरा कुछ काम नहीं रहता है। डॉक्टर साहब 5 दिनों से इसके काम में लगे हैं, फिर भी सॉफ्टवेयर नहीं बन पा रहा है, अब तो एकदम ब्रेन थक चुका है। वो जो स्टेज होता है उसको कहते हैं प्रोस्ट्रेशन। दूसरे इंडिकेशन मिलते हैं तो वहां पे भी सोचा जाना चाहिए। तीसरा, आपके पास कोई डॉक्टर हैं, अभी जो वक्त चल रहा है, दिन में 14 घंटे 15 घंटे 17 घंटे काम करते हैं, सोने का भी वक्त में नहीं मिलता है। जब सोने जाते हैं तो मोबाइल पे किसी पेशेंट का फोन आता है तो उनको आंसर करते हैं। तकरीबन पिछले 1 साल से कंटिन्यू इस तरह से काम करते आ रहे हैं, अब बोल रहे हैं थक चुका। अब जो स्टेज है उसे कहा जाता है प्रोस्ट्रेशन। इसी तरह से कोई और व्यक्ति हैं, ये प्रोस्ट्रेशन ऑन द माइंड हुआ। इसी तरह से इमोशनल प्रोस्ट्रेशन भी होता है। इनके साथ शादी हुई है, तब से अपनी फीलिंग्स को इनके प्रति जाहिर करते आ रही हूं, अब तो मैं फीलिंग्स को बताते बताते थक गई, लेकिन इनको गेंडे की चमड़ी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको भी प्रोस्ट्रेशन ही कहा जाता है। इतनी थकावट कि अब आगे ना हो पाना,
कोई अच्छा सा होम्योपैथ है, आप में से तो कोई नहीं हो सकता है, लेकिन अच्छा स्टूडेंट है जो एक बार एक ड्रग को पढ़ने के लिए बैठ गया, खाना पीना सब कुछ भूल गया, याद आया, ओ हो 20 घंटे हो गए मैं ये ड्रग पढ़ रहा था और थक चुका है, तो उस टाइम पे जो स्टेट आता है उसको कहते हैं प्रोस्ट्रेशन। कोई वैज्ञानिक हैं जो आविष्कार करते हैं, किसी थियरी के पीछे लग चुके हैं और उसके पीछे इतने खो गए हैं, उसके बाद जो थकावट भरा स्टेज आता है उसे कहते हैं प्रोस्ट्रेशन। कौन थे वो वैज्ञानिक जिनको बचपन में स्कूल वालों ने कह दिया था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है और ये अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, इसको स्कूल में से निकाल लीजिए। डिसाइड कर लीजिए आप लोग, एडिसन थे। बस इस तरह ही होता है, आपको लगता है कि नक्सवामी का है, आपका टोटलिटी नक्सवामी का है, फिर कोई भी आके बोले कि लाइकोपोडियम नहीं, मेरा टोटलिटी नक्सवामी का दे रहा है, दैट मीन्स नक्सवामी का। मेरा टोटलिटी कॉक्यूलस दे रहा है तो मैं इस मरीज को कॉक्यूलस ही दूंगा। आपको इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डगमगा नहीं जाना चाहिए कि 4 लोग बोल रहे हैं कि कॉक्यूलस नहीं सल्फर आएगा तो मैं भी सल्फर दे दूं। इसको बोलते हैं सिद्धांतों के ऊपर विश्वास। आपने सही आंसर दिया थॉमस अल्वा एडिसन, लेकिन 4 लोगों ने बोला आइंस्टाइन, तो आप भी बोल गए आइंस्टाइन। मतलब आपको अपनी जात के ऊपर ही विश्वास नहीं है, आत्मश्रद्धा का ही अभाव है। आपको अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है तो सिद्धांतों के ऊपर विश्वास लाएंगे ही कहां से? हमारे यहाँ एक कहावत है, कुआ में हो तो अवाड़ा में आवे। पता चल रहा है, सिद्धांतों के ऊपर विश्वास लाने के लिए आपको विश्वास तो चाहिए होगा, आपको श्रद्धा तो चाहिए होगी। आपको खुद के ऊपर ही नहीं है तो फिर सिद्धांतों के ऊपर कहां से आएगा? इट इज लर्निंग, ये डेवलपमेंट है। अब यहां से आगे उठ के चलना है कि नहीं, ये 5 सिम्टम है, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड है, वर्टाइगो है, नोजिया है, चिल्ली पेशेंट है, थर्स्टी है, इसको मैं कॉक्यूलस ही देंगा। बस वहां से कॉक्यूलस के अलावा प्रिस्क्रिप्शन मूव नहीं होना चाहिए। पहली बार मेहनत कीजिए, पूरे का पूरा केस लीजिए, अच्छे से अच्छा टोटलिटी बनाइए, मेहनत कीजिए, जो मेडिसिन आ रहे हैं वो पढ़िए और उसके मुताबिक अब लग रहा है कि कॉक्यूलस ही आ रहा है, देन कॉक्यूलस। खुद महात्मा हनीमैन आके भी बोल रहे हैं कि नहीं बेटे मुझे तो ब्रायोनिया लग रहा है, आपको सर लगता होगा ब्रायोनिया, लेकिन केस मैंने लिया है और ये कॉक्यूलस ही जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस होगा तभी रिजल्ट मिलेंगे। सो थॉमस अल्वा एडिसन का आपको मालूमात ही है कि क्या हुआ था। उनकी स्कूल में से उनको कह दिया गया कि ये पढ़ने के लायक नहीं है, आप इनको स्कूल में से निकाल लीजिए। और उनकी माता ने उनको कहा कि बेटा वो लोग बोल रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत होशियार है, इसको स्कूल आने की जरूरत नहीं है, घर पे पढ़िए। माता ने उनको घर पे पढ़ाया, उनकी माँ ही उनकी गुरु थी। और ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, कहां से ऐसा बच्चा जो पढ़ने के लायक ही नहीं था और वो आविष्कार करने लग जाएगा? कैसे, किस तरह संभव है? ऐसी कौन सी दवाई है जो आईक्यू बढ़ा देती है? कौन सी प्रक्रिया है? प्रक्रिया एक ही है, साधना। कंटिन्यूअस कीजिए, बार बार कीजिए। आपको क्यों होम्योपैथी नहीं आता है? मेहनत इतनी नहीं करनी है, मालूम पड़ रहा है? बार 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 कॉक्यूलस 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 कॉक्यूलस, इतनी बार पड़ जाइए आपके खून के बूंद बूंद में कॉक्यूलस घुस जाना चाहिए। फिर कहीं पे भी एक मरीज आएगा जो थका हुआ माइंड के साथ आया है, जो 2, 3, 4, 5 दिन से सोया नहीं है, जिसको वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आ रहे हैं या कोई और कंप्लेंट है, आपका मेडिसिन कॉक्यूलस ही जाएगा। इसको बोलते हैं साधना। और ये करना है, ये करेंगे, किसी चीज का जरूरत नहीं है, फिर देखने से ही पता चल जाता है मेडिसिन। लेकिन वो बच्चे थॉमस अल्वा एडिसन को, वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन बनने में कितने साल लगे? साध्य और साधक के बीच जो होता है उसे साधना कहा जाता है। आपको भी ये करना है, तभी अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हम तो क्या हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके व्याख्यान भी उपलब्ध हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने सीखा। आपके अंदर जब तक सीखने का वृत्ति नहीं है तब तक स्वयं ब्रह्मा भी आपको नहीं सिखा सकता।
एंजाइटी ऑफ कॉन्साइंस, इसका मतलब अंतरात्मा। डॉक्टर आई हैव अंतरात्मा, प्लीज गिव मी कॉक्यूलस, ऐसा आके बोलेगा मरीज तो क्या? व्हाट इज एंजाइटी अबाउट एंजाइटी ऑफ कॉन्साइंस? डॉक्टर साहब मैं गलत चीज और अच्छी चीज मन से सोचता हूँ। नाउ व्हाट इज इमोशनल एंड व्हाट इज प्रैक्टिकल? अब पता चल रहा है माइंड लेना कितना ट्रिकी है। एंजाइटी अबाउट कॉन्साइंस का मतलब क्या? उसको चिंता रहती है। डॉक्टर साहब चिंता तो रहेगा ना थोड़ा, किस चीज का चिंता रहता है? मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं झूठा तो नहीं कर रहा हूं, मेरे से कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ये मैंने किया ये सही था कि गलत था, मेरे से कुछ गलत ना हो जाए, इसकी उसको चिंता रहनी है। क्यों चिंता रहती है? माइंड थका हुआ है तो गलती हो सकती है, पता चल रहा है? तो उसको चिंता रहती है कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, मैं कर रहा हूं वो सही है कि गलत है। ऑफेंडेड इजीली, इसका मतलब फिर और यस इजीली उसको कुछ भी टच कर जाएगा, चाहे गुस्सा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे सद्भाव हो, चाहे दया हो, कुछ भी हो, वो उसको इजीली टच करेगा। और क्यों इजीली टच करेगा? थके हुए को जल्दी से टच करता है क्या? यस वो इरिटेटेड है ना, थका हुआ है, सो नहीं पाया है, सो इरिटेटेड है। सो अगर आपको एक मरीज मिलता है जो 2-3 दिन से सो नहीं पाया है, उसको दिक्कत छोड़ दीजिए, चाहे उसको हेडेक है, चाहे उसको वॉमिटिंग है, चाहे वर्टाइगो है, चाहे स्टमक के अंदर पेन हो रहा है, चाहे यूटीआई हो गया है, चाहे एब्डोमिनल पेन है, कुछ भी है, 2 दिन से सो नहीं पाया है, एकदम थका हुआ है और बात बात पे चिढ़ जाता है, तो उसका मेडिसिन कौन सा होएगा? कॉक्यूलस। पता चला? नहीं रे, चिढ़ जाता है, नक्सवमी का दे दे, गैस्ट्रिक कंप्लेन है और चिढ़ जाता है। यह हम भूल करते हैं। पता चल रहा है? हम वही भी पढ़, नक्सवमी का में वही पढ़े हैं ना कि बात बात में गुस्सा हो जाना, एंग्री होना, बहुत इंडस्ट्रियस है, देर रात तक काम करना, तो यहां पे भी वही है, बहुत काम करना, मगर सबसे ज्यादा क्या है? प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड। पता चला? अगर ये नहीं होता है उस मरीज के अंदर तो मेडिसिन कैन बी नक्सवमी का। पता चल रहा है टोटालिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि टोटालिटी बनाइए, उसके बिना प्रिस्क्रिप्शन मत कीजिए, कंक्लूजन मत बना लीजिए। इरिटेबल है, चिली है, 2 दिन से सोया नहीं, नक्स दे दो, ऐसा मत कीजिए, केस तो लीजिए। कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस मतलब विरुद्ध जाए तो, या वो बोले वैसा उससे अलग बोले, विरुद्ध बोले तो, जाए या बोले। पता चल रहा है अब मेंटल लेना क्यों मैं मना कर रहा हूं? अब क्यों कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस मिल रहा है? इजीली ऑफेंडेड है, इजीली। दूसरा क्यों कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस मिल रहा है? बहुत काम किया है, इतना काम किया है कि थक गया है। अब जो बंदा इतना काम करता है कि थक गए तो वो कुछ ज्यादा जानता होगा दूसरों की सापेक्ष में। अब मैं तेरे को बोल रहा हूं वो करना, अपनी छोड़, ये इजीली ऑफेंडेड हुआ। 2 और 2 4 ही होता है, लेकिन आप कहेंगे नहीं 2 और 2 5 होएगा, तो फिर उसको गुस्सा आ जाएगा। मालूम चला? ये थीम है, लेकिन हम अभी थीम नहीं पढ़ रहे हैं। हमें क्या लेना है? अगर किसी भी बंदे के अंदर इजीली गुस्सा हो जाना मिल रहा है
2 दिन से सोया नहीं है, ब्रेन फैग है और कोई भी कंप्लेन मिल रहा है, योर मेडिसिन कैन बी कॉक्यूलस। अगर किसी बंदे में कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस मिल रहा है, ब्रेन थका हुआ है और चिली मरीज है, तो योर मेडिसिन कैन बी कॉक्यूलस। एलिमेंट आफ्टर एंगर विथ साइलेंट ग्रीफ, गुस्सा आ जाना, गुस्सा दबाना, दुख लग जाना, दुख को दबाना, उसके बाद अगर कोई भी दिक्कतें शुरू हुई हो तो वहां पे मेडिसिन कैन बी कॉक्यूलस। एग्रावेशन फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप, नाइट वॉचिंग, अब कोई चौकीदार है तो पूरी रात जगना पड़ता है और उसके बाद उसको दिक्कतें बढ़ जाती हैं, तो वहां पे भी कॉक्यूलस सोचा जाना चाहिए। सी और कैरेज राइडिंग कॉजेस नोजिया एंड वॉमिटिंग, इस पे तो कॉक्यूलस को बहुत एब्यूज किया जाता है। कार में बैठने से वॉमिट हो रही है, ले कॉक्यूलस खा, करते हैं ना, नहीं करना है, केस लेना है, उसके बाद टोटालिटी बनानी है, फिर कॉक्यूलस आता है तो कॉक्यूलस दीजिए। हमारे पास एक मरीज थे, अगर नजदीक से भी कार निकल जाए ना तो भी वॉमिट हो जाए, केस लिया, हॉट पेशेंट, थर्स्टलेस, राइट साइडेड स्लीप, पास्ट हिस्ट्री ऑफ रीनल स्टोन एंड कार सिकनेस, मोशन सिकनेस, तो वी प्रिस्क्राइब लाइकोपोडियम। हमने वहां पे कॉक्यूलस प्रिस्क्राइब नहीं किया। मालूम चल रहा है क्या कर रहे हैं हम, कहां कहां भूल कर रहे हैं, वो भूलें नहीं होने देनी है। सी और कैरेज राइडिंग कॉजेस नोजिया एंड वॉमिटिंग, बस में बैठने से, कार में बैठने से, स्टीमर में बैठने से, कहीं पे भी नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है तो इट इज वन इंडिकेशन ऑफ कॉक्यूलस। कॉक्यूलस का एक इंडिकेशन है, सिर्फ एक इंडिकेशन नहीं है, उसके अलावा कॉक्यूलस में बहुत सारे इंडिकेशन हैं, उनमें से कुछ भी मिलते हो तो लेना है। अगर बस में या कार में या स्टीमर में बैठने से नोजिया वॉमिटिंग मिल रहा है, एंजाइटी अबाउट कॉन्साइंस है, चिली है और थर्स्टी है, तो वी कैन थिंक ऑफ कॉक्यूलस। अगर कार में और स्टीमर में बैठने के बाद नोजिया वॉमिटिंग मिल रहा है, ऑफेंडेड इजीली हो जा रहा है, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड है, लॉस ऑफ स्लीप है, तो वी कैन थिंक ऑफ कॉक्यूलस। वहां पे कॉक्यूलस सोचा जाना चाहिए। लेकिन हर बार अगर सिर्फ गाड़ी में बैठने से नोजिया और वॉमिटिंग होता है और इसी इंडिकेशन के ऊपर हम हर बार कॉक्यूलस प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हमारी नजर में हम होम्योपैथी के सिद्धांतों के साथ बांध छोड़ कर रहे हैं। ये होम्योपैथी के सिद्धांत नहीं हो सकते। होम्योपैथी के सिद्धांत हैं, केस लीजिए, टोटालिटी बनाइए और उस टोटालिटी के ऊपर प्रिस्क्राइब कीजिए। स्लो रिएक्शन, स्लो रिस्पॉन्स टू पेन एंड स्लो टू आंसर, हर चीज स्लो 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 है। आपके पास कोई मरीज आया, नोजिया वॉमिटिंग बहुत हो रहा है, कार में बैठने के बाद वॉमिटिंग ज्यादा हो रहा है, आपने पूछा तो बहुत स्लो आंसर कर रहे हैं, चिली हैं, तो वहां पे भी आपका प्रिस्क्रिप्शन कॉक्यूलस हो सकता है। सब कुछ स्लो है ड्यू टू प्रोस्ट्रेशन ऑफ द माइंड, लेकिन प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड नहीं है, फिर भी अगर स्लोनेस मिलता है तो वी कैन थिंक ऑफ कॉक्यूलस। हम वहां पे भी कॉक्यूलस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हम आपको थीमेटिक प्रिस्क्रिप्शन की ओर नहीं ले जा रहे हैं, ये कीनोट प्रिस्क्रिप्शन है। टोटालिटी बनाइए और उस टोटालिटी के मुताबिक जो भी प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड मिल रहा है तो इट इज वन इंडिकेशन फॉर कॉक्यूलस। तो कॉक्यूलस पे थप्पा लगता है कि नहीं आ रहा है, लेकिन प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, दूसरे सिम्टम मिल रहे हैं, तो भी कॉक्यूलस दिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा थीम मैच होना चाहिए, हमें कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिलने चाहिए, उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन हो सकता है। पैरालाइटिक वीकनेस, टू वीक टू टॉक और स्टैंड, बहुत ज्यादा वीक, इतना वीकनेस आ जाना कि बात ही मत पूछो। अब अभी हो रहा है ये नया नया जो डिसीज है, 14 दिन का अलग रहने वाला पीरियड होता है, खाना अच्छा नहीं लगता है और उसके बाद इतना वीकनेस की बात ही मत पूछो। पेशेंट मूव भी नहीं कर रहा है, पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और उसको रात को कई दिनों से नींद अच्छे से नहीं आ रही है, तो आपका मेडिसिन कॉक्यूलस। अगर इसमें से रिकवर होने के बाद बहुत वीकनेस है, नोजिया वॉमिटिंग है और चिली पेशेंट है और उसको मेंटली वो थक गया है इस डिसीज से, आपका मेडिसिन कॉक्यूलस। सो अभी जो डिसीजेस चल रहे हैं उसमें पोस्ट डिसीजेस हैं, पोस्ट वीकनेसेस जो रह जाती हैं, उनमें ये मेडिसिन सोचा जाना चाहिए। ड्यूरिंग डेथ डिसीज भी अगर नोजिया वॉमिटिंग मिल रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस मिल रहा है और मरीज ऑफेंडेड इजीली है,
तो दिक्कत का नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे पैरासाइटिक हो, चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन थिंक ऑफ कॉक्यूलस इन दैट टाइप ऑफ केसेस। एवर्जन टू फूड फ्रॉम स्मेल और साइट ऑफ इट थ्रू हंग्री, फूड का स्मेल आने से भी उसको एवर्जन हो जाता है, नहीं 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 खाना है, नोजिया या वॉमिटिंग होने लगता है, स्पेशली केसेस ऑफ एंटीनेटल केयर। प्रेगनेंसी के दौरान ये इस तरह की दिक्कतें बहुत होती हैं। सो प्रेग्नेंट वुमन है, 2-3-4 महीने का प्रेगनेंसी है, नोजिया वॉमिटिंग होता है, स्पेशली कार में बैठने से, और फूड का स्मेल आने से बहुत नोजिया होता है। और लेडी है, उसको बहुत एंजाइटी है, सबका, उसका, फैमिली वालों का, सबका बहुत एंजाइटी रहता है, तो वहाँ पे भी कॉक्यूलस सोचा जाना चाहिए। हर बार कॉल्चिकम, कोलोसिंथ या इपिका नहीं सोचा जाना चाहिए, उसके साथ साथ कॉक्यूलस भी सोचिए। वो सब मेडिसिन आएगा तब हम उसका भी लेंगे, लेकिन वहां पे भी कॉक्यूलस सोचा जाना चाहिए। एटैक्सिक गैट, स्ट्रैगरिंग एंड क्लमजी, चक्कर आना, ठीक है, अच्छे से खड़े ना हो पाना, हड़बड़ा जाना, जैसे ट्रंकर्ड्स होते हैं तो वो खड़े नहीं रह पाते हैं ना, तो उस तरह का अगर मरीज मिलता है तो इट इज अ वन इंडिकेशन ऑफ कॉक्यूलस। अगर मरीज अच्छे से खड़ा नहीं रह पा रहा है, चक्कर आ रहा है और प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड है, तो आपका मेडिसिन कॉक्यूलस। अब कॉक्यूलस का माइंड, सैडनेस एज इफ फ्रॉम इंसल्ट, कोई अपमान कर देगा तो उससे सैडनेस आ जाना, एब्सॉर्ब्स इनटू थॉट, नोटिस नथिंग, थॉट्स फिक्स्ड ऑन द सिंगल डिसएग्रीएबल सब्जेक्ट, स्लो थिंकिंग। इतना थिंकिंग की बात मत पूछिए, एक सब्जेक्ट पकड़ लेगा फिर उसके ऊपर कंटिन्यूअस थिंकिंग मिलेगा, और इतना ज्यादा थिंकिंग करेगा तो क्या होएगा, प्रोस्ट्रेशन, मेंटली थक जाएगा। और ऑफेंडेड इजीली है, वल्नरेबल है, तो कोई भी कुछ भी कहेगा तो उसके ऊपर बहुत इफेक्ट आएगा तो वो क्या करेगा, उसके बारे में, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, इस तरह से इसने पहले भी किया था, बरसों से ये इसी तरह से करता आ रहा है, ऐसा 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 सोचने लग जाएगा और उसके बाद थक जाएगा। आंसर स्लोली एंड रिफ्लेक्ट लॉन्ग बिफोर आंसरिंग, एंजाइटी ऑफ कॉन्साइंस एज इफ गिल्टी ऑफ क्राइम, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। ऑफेंडेड इंजीली है, कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस है, तो कुछ भी सामने बोल देगा, आंसर करेगा, स्लोली आंसर करेगा, बहुत सोच विचार के आंसर करेगा, लेकिन उसके बाद भी उसको क्या लगेगा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये मेरे से बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, मैं कर रहा हूँ वो सही तो है, क्यों, क्योंकि उसको एंजाइटी अबाउट कॉन्साइंस है। सो ऐसा मरीज आपको मिलेगा, आप जब उससे बातचीत करेंगे तब वो बोलेगा कि डॉक्टर साहब, वैसे तो सब लोगों ने आपको बताया होगा कि मेरा स्वभाव एकदम खराब है, मैं जल्दी से किसी को कुछ बोल देता हूँ, लेकिन मेरे को है ना ऐसा बहुत बाद में होता है। तो इसको कैसे ले सकते हैं, एंजाइटी ऑफ कॉन्साइंस। एंजाइटी फॉर अदर्स अबाउट ट्रिफल्स, मतलब छोटी छोटी बातों पे बहुत चिंतातुर हो जाना, और शास्त्रों कहते हैं चिंता चिता समान, छोटी छोटी बातें, लेकिन उसको बहुत ज्यादा चिंता हो जाना, उसी को चिंता रोग ही कहते हैं। अब ऐसा हो गया, अब क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, लॉट ऑफ थॉट्स, और इतने ज्यादा थॉट्स कि थक जाना। इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ड्वेल्स ऑन डिसएग्रीएबल अकरेंस, पास्ट की जो बातें हैं, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ज्यादातर सासू बहू के केसेस के अंदर आपको ये इंडिकेशन मिलेंगे। सासू बहू के जो झगड़े होते हैं और उसकी वजह से कोई दिक्कतें शुरू होती हैं, स्पेशली हिस्टेरिक अस्थमा। हमारे पास एक केस था, सासू बहू के लॉन्ग झगड़े के बाद उस मैडम को हिस्टेरिक अस्थमा प्रेजेंट हुआ था, और केस टेकिंग के दौरान हमें यही मिला। पूरे केस टेकिंग में एक ही, मैं जब से आई हूँ शादी करके तब से मेरी सासू ने ऐसा किया, वैसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, ये हुआ वो हुआ, मेरे को ऐसा ऐसा आता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कहती हूँ, मुझे चिंता रहती है कि उनको कुछ ना हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। और इन सब इंडिकेशन के ऊपर हमने उस केस में कॉक्यूलस प्रिस्क्राइब किया था और अच्छा हो गया मरीज। माइल्डनेस, स्टिल wrapped in deep thoughts and notice nothing, taciturn, बहुत कुछ बोलना नहीं, चुपचाप रह जाना। अब माइल्ड है तो कैसे बोलेगा, माइल्ड का मतलब ही वही होता है ना,
ठीक है, इस अगर स्टबन होता तो जवाब देता, सामने बोलेगा। अगर टेसिटन, मैं कुछ बहुत ज्यादा बोलती नहीं, मैं कोने में बैठ जाती हूँ अपने को बोलने के, लेकिन बैठ के क्या करता है, फिर से सोचना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, और वो ऑफेंडेड इजीली है तो कुछ ना कुछ होएगा उसके ऊपर। पास्ट ऑफ ड्वेल्स ऑन डिसएग्रीएबल अकरेंस, मतलब इस तरह की ही चीजें सोचना, कुछ प्रोडक्टिव वर्क नहीं मिल रहा है। तो ऐसा मिलता है तब भी कॉक्यूलस सोचा जाना चाहिए। आपके पास जो मरीज आता है कंटिन्यूअस पास्ट डिसएग्रीएबल थिंग्स की बातें कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोलता डॉक्टर साहब, वो तो आपके साथ घर जैसा है इसीलिए आपको बताया, वरना मैं चुपचाप कोने में बैठ जाता हूँ। उसको दिक्कत कोई भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, शायद उसको सेरेब्रल अल्टेक्सिया हो, खड़ा नहीं रह पा रहा है और चिली है, आपका मेडिसिन कॉक्यूलस जाएगा। चाहे उसको ब्रेन ट्यूमर हो, वो बहुत ज्यादा वर्टाइगो आ रहे हैं, लेकिन ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंस मिल रहा है, टेसिटन मिल रहा है और चिली है, तो आपका मेडिसिन कॉक्यूलस जाएगा। चाहे उसको फेशियल पैरालिसिस है, ट्रेमलिंग है, चाहे उसको पार्किंसोनिज्म है, लेकिन पास्ट डिसएग्रीएबल थिंग्स के ऊपर बात कर रहा है, थॉट सैडनेस है और टेसिटन है, तो आपका मेडिसिन वहां पे भी कॉक्यूलस आ सकता है। टाइम पासिस टू क्विकली, क्यों, खुद स्लो है ना, आंसर देने में ही स्लो है, तो उसको ऐसा लगता है बहुत जल्दी टाइम पास हो रहा है। जितने भी रेस्टलेस ड्रग्स मिलेंगे आपको, तो उन सब में टाइम पासिस टू स्लोली मिलेगा, क्योंकि वो हरीड हैं, वो खुद हड़बड़ी में ज्यादा में रहते हैं, तो वो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, तो उनको लगता है ओ अभी तो आधा घंटा ही हुआ, टाइम निकल नहीं रहा है, और ये खुद स्लो है। अगर स्लोनेस मिलता है, टाइम बहुत जल्दी से पास हो रहा है, ऐसा अगर इंडिकेशन मिलता है, तो वहां पे भी कॉक्यूलस सोचा जाना चाहिए। इजीली ऑफेंडेड, कैन नॉट अकम्प्लिश एनीथिंग एट हर वर्क, फियर ऑफ डेथ एंड अननोन चेंजेस, रिकॉग्नाइज बट कैन नॉट मूव, इंडिफरेंस, लाइज विथ आइज क्लोज। अब आप किसी मरीज को आईसीयू विजिट के अंदर जाते हैं, होम विजिट के अंदर जाते हैं, और आप देखते हैं कि वहां पे आपको मरीज ने देखा लेकिन कुछ मूव नहीं करता है, आई क्लोज करके बैठा हुआ है, आप उसको रिलेटिव को पूछते हैं तो क्या बात करते हैं, एक ही बात करते हैं, अब मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। योर मेडिसिन कैन बी कॉक्यूलस। हर बार फियर ऑफ डेथ लेके आर्सेनिक नहीं दिया जाता, उसके साथ साथ दूसरे इंडिकेशन कौन से मिल रहे हैं। अगर वो वहां पे हड़बड़ी में है, थोड़ी देर में ऐसे सोएगा, थोड़ी देर में ऐसे सोएगा, थोड़ी देर में ऐसे करेगा, हाथ पग मूवमेंट चालू रहेगा, और फियर ऑफ डेथ मिलता है, तो वहां पे आर्सेनिक सोचा जाना चाहिए। लेकिन ऐसे आंखें बंद करके, टेसिटन है ना, आंखें बंद करके बैठा रहना, पास्ट की बातें सोचता रहना, मैं मर जाऊंगा, मैंने कुछ गलत किया होगा, उसी की सजा मुझे मिल रही है, मैं मर जाऊंगा, इतना बोल रहा है, तो आपका मेडिसिन वहां के कुछ पूछने का जरूरत नहीं है, आपका मेडिसिन होएगा कॉक्यूलस। बहुत छोटा दवाई है, लेकिन रूटीनली यूजफुल दवाई है। सामान्य जो कार सिकनेस है, मोशन सिकनेस है, उससे लेके ऐसे डिसीज जो डेथ के दरवाजे पे खड़े हैं, वहां तक यूज हो सकता है। शर्त एक ही है, इंडिकेशन मिलने चाहिए। अकॉर्डिंग टू एपोरिज्म 153, सिम्टम शुड बी PQRS, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। कौन कौन से की नोट्स हैं? सी सिकनेस, नोजिया वाइल राइडिंग इन द बोट, कार एंड कैरेज, चाहे कार हो, बोट हो, कैरेज हो, पहले पालखियां थी हमारे यहाँ, तो उसमें बैठने से। मोशन सिकनेस, अगर नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, कोई भी दिक्कत होती है वहां बैठने से, चाहे सूजन ही क्यों ना आ जाती हो, मेडिसिन कैन बी कॉक्यूलस। एवर्जन टू फूड, कैन नॉट होल्ड नेक। अब छोटा बच्चा आया, जन्म से ही बहुत वीक है, डॉक्टर साहब नेक को होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, आपने प्रेगनेंसी हिस्ट्री लिया मदर का, तो इजीली ऑफेंडेड और एंजाइटी ऑफ अदर्स मिला, तो उस बच्चे के लिए आपका मेडिसिन कौन सा होएगा? कॉक्यूलस। हर बार अगर बच्चा हेड को होल्ड नहीं कर पा रहा है तो एथुजा नहीं दे देना है। मालूम चल रहा है होम्योपैथी किसे कहते हैं? और इस एक लाइन में हमने आपको सिखाया कि बच्चों के केस मिले तो उसमें क्या करना है। 9 मंथ का प्रेगनेंसी हिस्ट्री लेना है, उसके दौरान माता को क्या खाने में अच्छा लगता था, क्या नहीं लगता था, कौन कौन से डिसीज हुए, माता का मेंटल स्टेट क्या था, वो सब लेना है, वो बच्चे का ही होएगा।
क्योंकि माता और बच्चा गर्भनाड़ से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। बच्चे में तो सर कैसे इंडिकेशन ले, ऐसे लीजिए, पता चल रहा है। अगर कोई मरीज है, बहुत वॉमिटिंग हो चुका है, इतना वॉमिटिंग हो चुका है कि अब अपना हेड होल्ड नहीं कर पा रहा है, रात को 2-3-4 दिन से सोया नहीं है, तो आपका मेडिसिन वहां पे भी कौन सा आएगा? कॉक्यूलस आएगा। और अभी अभी तो बहुत रूटीन मेडिसिन हो चुका है। क्यों? यूज ऑफ मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, रात को देर तक लोग सोते नहीं हैं और सुबह को जल्दी उठना पड़ता है, काम पे जाना होता है, और फिर उनको कोई भी दिक्कत होती है, दूसरे 2-3 इंडिकेशन मिले तो वहां पे भी कॉक्यूलस प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। पैरालिटिक वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, डिफिकल्ट टू वॉक, वन साइडेड पैरालिसिस विथ नमनेस ऑफ द लिम्ब। पैरालिसिस कहीं पे भी, चाहे रेक्टम का पैरालिसिस हो, बहुत कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे ब्लैडर का पैरालिसिस हो, रिटेंशन ऑफ यूरिन हो, चाहे ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिन हो, लेकिन अगर पैरालिसिस मिलता है तो इट इज अ इंडिकेशन फॉर कॉक्यूलस। वहां पे कॉक्यूलस सोचना है। पैरालिसिस ऑफ रेक्टम है, अर्जिंग ऑफ स्टूल नहीं हो रहा है, लेकिन कार में बैठने से नोजिया वोमिटिंग मिल रहा है, मरीज चिली है और माइंड से थका हुआ है, आपका मेडिसिन कॉक्यूलस। पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर है, यूरिन का अर्जिंग ही नहीं हो रहा है, या तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है, जो भी हो, मरीज कैसा है, बहुत काम करने वाला है, रात तक, देर रात तक काम करता है और अब मेंटली थक चुका है, आपका मेडिसिन कॉक्यूलस। चाहे पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब हो, मरीज चल नहीं पा रहा हो लेकिन ब्रेन से एक्टिव है, काम अच्छे से कर रहा है, चिली है और इरिटेबल है, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है, आपका मेडिसिन कॉक्यूलस। स्कारली एबल टू स्टैंड ड्यूरिंग मेंसेस, सो वीक टू टॉक अलाउड, अम्बिलिकल हर्निया विथ ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के साथ अगर अम्बिलिकल हर्निया मिलता है तो इट सेल्फ इंडिकेशन फॉर कॉक्यूलस। मेंसिस के दौरान इतना वीक हो जाना, मेंसिस के दौरान नहीं, किसी भी वाइटल फ्लूइड लॉस होने के बाद अगर वीकनेस आती है तो इट इज इंडिकेशन फॉर कॉक्यूलस। अगेन बोनी-गुसेन को याद कीजिए, मेंसिस इज वन डिस्चार्ज ना। अगर ल्यूकोरिया के बाद वीकनेस आती है तो भी कॉक्यूलस सोचना है, डायरिया के बाद बहुत वीकनेस आ जाती है तो भी कॉक्यूलस सोचना है, अगर यूरिन के बाद वीकनेस आ जाती है, बैठ जाना पड़ता है, पेशेंट को डायबिटीज है, बहुत इजीली ऑफेंडेड है और मेंटली थक चुका है, चिली है, तो उस डायबिटीज के दौरान भी आपका मेडिसिन कॉक्यूलस आएगा। चाहे पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है, बहुत स्पूटम निकलता है, बलगम निकलने के बाद, खांसी आने के बाद इतना थक जाता है कि उसको बैठ जाना पड़ता है, वो बात भी नहीं कर सकता है, तो उस टाइम पे भी कॉक्यूलस सोचा जाना चाहिए। पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो, हमें उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता है। हमारा पूरे का पूरा फोकस होना चाहिए PQRS सिम्टम के ऊपर। कोई भी इवन सीमेन डिस्चार्ज होने के बाद, आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, सीमेन डिस्चार्ज होने के बाद बहुत थकावट लग जाती है, मेडिसिन कैन बी कॉक्यूलस। रीड्स अ पैसेज सेवरल टाइम्स, डलनेस एंड कंफ्यूजन ऑफ द माइंड, बहुत दिनों से सोया नहीं है, मेंटली थक चुका है, तो डलनेस ही होएगा, नहीं पढ़ पाएगा। प्रोफ्यूज सलाइवा, सलाइवा नहीं, कोई भी डिस्चार्ज प्रोफ्यूज मिलेगा आपको। मेंसिस प्रोफ्यूज, ल्यूकोरिया प्रोफ्यूज, स्पूटम प्रोफ्यूज, डायबिटीज में यूरिन कैसा होएगा प्रोफ्यूज। इट इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर दैट कंडीशंस। वहां पे भी सोचा जाना चाहिए। मालूम चल रहा है? अभी वीकनेस के साथ, फीवर के साथ मरीज आया है, बहुत वीकनेस, बहुत फीवर है, बलगम बहुत निकलता है, बहुत खांसी आती है, और वीकनेस इतनी की बात मत पूछो, बात ही नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका मेडिसिन कॉक्यूलस। इतना सलाइवा डॉक्टर साहब बात मत पूछो, पूरे का पूरा जो तकिया होता है वो भीग जाता है, रात को इतना सलाइवा निकलता है। चाहे आपने टंग एग्जामिन की तो मुंह के अंदर सलाइवा ही सलाइवा है। कंप्लेन कोई भी हो, चाहे कार्सिनोमा ही क्यों ना हो, चाहे अटैक्सिया ही क्यों ना हो, ब्रेन ट्यूमर ही क्यों ना हो, लेकिन प्रोफ्यूज सलाइवा विथ ब्रेन ट्यूमर, विथ मोशन सिकनेस, चिली, ब्रेन फैग, आपका मेडिसिन कॉक्यूलस। डिस्मेनोरिया फॉलोस बाय हेमरॉइड्स, बहुत कम लोग सोचते हैं मेंसिस की कंप्लेन, कॉक्यूलस माने कौन सा दवाई, चक्कर, नोजिया, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस, इन तीनों के अगर बात कर लें तो कॉक्यूलस का प्रिस्क्रिप्शन कोई ही बंदा होगा जो करता होगा।
लेकिन अगर हेमरॉइड्स मिले, हेमरॉइड्स के अंदर क्या होएगा? ब्लीडिंग होएगा। कैसा ब्लीडिंग? प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। और उसके बाद क्या होएगा? बहुत वीकनेस आ रही है। अगर ब्रेन फैग है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ ब्रेन है, इरिटेबल पर्सन है, कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस है, चिली है, थर्स्टी है, तो वहां पे भी मेडिसिन कैन बी कॉक्यूलस। अगर डिस्मेनोरिया है स्पेसिफिक, मेंसेस के दौरान बहुत पेन होता है और इतनी वीकनेस कि वो मूव भी नहीं कर पाते हैं, अगर पेन होता है और बेड के अंदर रोल्स करते हैं तो मेडिसिन कैन बी बेलाडोना, रोल्स इन बेड। लेकिन इतना पेन हो रहा है फिर भी वो मूव भी नहीं कर पा रहे हैं तो मेडिसिन कैन बी कॉक्यूलस। और उसके बाद अगर हेमरॉइड्स मिल रहे हैं डिस्मेनोरिया के बाद, ट्रीट किया चाहे नहीं किया, तो इट इज अगेन इंडिकेशन फॉर कॉक्यूलस। हिस्टेरिक अस्थमा हमने आपको बताया, ड्रॉप्स थिंग फ्रॉम हैंड, ऑकवर्डनेस, कुछ भी पकड़ने जाता है गिर जाता है, पार्किंसोनिज्म है, ओल्ड एज के डिसीज हैं, ट्रेमर्स हैं, स्पेशली ट्रेमर ऑफ स्मोकर्स। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर ट्रेमर्स आता है, हाथ में पकड़ नहीं पा रहे हैं और छूट जाता है, गिर जाता है, कांच का होगा बर्तन तो स्पेशली फूट जाएगा। इसके लिए आपके पास दवाई लेने आते हैं। बहुत एंजाइटी है, एंजाइटी फॉर फैमिली, एंजाइटी फॉर फ्यूचर, एंजाइटी फॉर अदर्स, बहुत एंजाइटी मिल रहा है। मरीज चिली है, मोशन सिकनेस है और डिस्मेनोरिया है, वीकनेस है, आपका मेडिसिन कॉक्यूलस। चाहे मेंटल्स मिले चाहे ना मिले, हमें उससे क्या दिक्कत है? हमें तो कोई भी 3 4 5 इंडिकेशन मिलने चाहिए, लेकिन रूटीन ड्रग है, हर रोज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इचिंग, एग्रावेशन, अनड्रेसिंग, बहुत से मरीज मिल रहे हैं अभी, स्पेशली जो लोग आईटी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहते हैं, रात को जगते हैं, फिल्में देखते हैं और उनके अंदर रिंगवर्म मिल रहा है। और डॉक्टर साहब जब भी कपड़े बदलता हूं ना, एक बार अगर हाथ लग गया तो इतनी खुजान आती है, इतनी खुजान आती है कि बात ही मत पूछिए। तो वहां पे मेडिसिन कैन बी कॉक्यूलस। हर बार सल्फर नहीं होता है स्किन का केस। इनफेक्चुअल अर्जिंग, चाहे यूरिन में हो, चाहे स्टूल में हो, चाहे स्पूटम में हो, चाहे कोराइजा में हो, चाहे नोजिया में हो, क्या होता है? अगर स्टूल जाऊं तो अच्छा लगेगा, अगर यूरिन का अर्जिंग होता है, जाएगा तो स्मॉल क्वांटिटी आएगा, अच्छा लगेगा, थोड़ी देर बाद फिर जाएगा तो फिर स्मॉल क्वांटिटी आएगा, कफ आएगा, थोड़ा निकलेगा, फिर कफ आएगा, फिर थोड़ा निकलेगा, फिर कफ आएगा, फिर थोड़ा निकलेगा। इस तरह का जो मिलता है उसे कहते हैं इनफेक्चुअल अर्जिंग। नक्सवोमिका में भी मिलता है, लेकिन इट इज अनदर इंडिकेशन फॉर कॉक्यूलस। इसीलिए हम कहते हैं कि टोटालिटी बनाइए हम में से और उसके ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन कीजिए। कॉजेशन, वैक्सेशन माने क्या? वैक्सेशन का मतलब क्या होता है? अपमान होता है। अपमान को क्या कहते हैं? What is difference between अपमान, ग्रीफ एंड वैक्सेशन? हमें मालूम चल रहा है, हम मरीज के जो मेंटल सिम्टम है ना, वो अपने मुताबिक परसीव करते हैं, वहां पे हमारी भूल होती है। हमें ये नहीं करना है, हमें जो मरीज देते हैं वो लेना है। वैक्सेशन का मतलब होता है रोष, वन स्टेप अहेड फ्रॉम एंगर, गुस्से से भी ज्यादा। लॉस ऑफ स्लीप, नींद न आना। क्यों नींद? एंजाइटी के वजह। एक बहुत अच्छा केस था, एक मैडम थी, अपनी डॉटर की बहुत एंजाइटी थी, डॉटर उनसे फार अवे रहती थी, उसके कारण उनको स्लीप नहीं आ रही थी, तो हमने वहां पे कॉक्यूलस प्रिस्क्राइब किया था। दैट वाज द फर्स्ट केस ऑफ कॉक्यूलस जब हमने प्रिस्क्राइब किया था, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, उनको नींद अच्छे से आने लगी। सी और कैरेज राइडिंग। सो ऐसे लोग हैं जो कार में ज्यादातर सफर करते हैं और उसकी वजह से उनको कोई भी दिक्कत होती है। ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, खलासी, जो सी के अंदर ज्यादा रहते हैं, मछुआरे होते हैं और उनके अंदर कोई भी दिक्कत होती है, चाहे मछुआरे हैं उनको खुजान का दिक्कत है और अनड्रेसिंग होते हुए बहुत खुजान आती है और बहुत सारी एंजाइटी है, तो उस खुजान के लिए भी आपका मेडिसिन कौन सा होगा? एंगर, साइलेंट ग्रीफ, मेंटल और इमोशनल एक्साइटमेंट, फ्राइट, एंजाइटी एंड डिसअपॉइंटमेंट, सब कुछ आगे हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है। पुराने वीडियोस देखिएगा और साधना कीजिए। ये बार बार करने का चीज है, एक बार सुन लिया तो होम्योपैथी नहीं आ जाएगा।
एपेटाइट, एक्सट्रीम एवर्जन टू फूड थ्रू, भूख लगी है फिर भी नहीं खाना है। एग्रावेशन एट स्मेल ऑफ साइट ऑफ द फूड, देख के ही उबका उल्टी होने लगता है। स्पेशली केसेस ऑफ एएनसी और गैस्ट्राइटिस आपको मिलेगा एंटीनेटल केयर के दौरान। क्रेविंग फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, बियर एंड वार्म ड्रिंक्स, एवर्जन टू सॉर फूड, खट्टा पसंद नहीं है। अब प्रेगनेंसी के दौरान फूड देख के ही नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, लेकिन खट्टा पसंद नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान खट्टा पसंद होना क्वाइट कॉमन, लेकिन खट्टा पसंद नहीं है, इट इज हाईली पिक्यूलियर, और वहां पे आप कॉक्यूलस सोच सकते हैं। डिसएग्री टू कॉफी एंड कोल्ड थिंग, कॉफी और कोल्ड थिंग से दिक्कत बढ़ती है। कोल्ड थिंग की चाह है, लेकिन वो तकलीफ भी बढ़ाता है। सो इनमें से कोई भी 3, 4, 5 इंडिकेशन मिलते हैं, डिसीज स्किन से लेके कार्डियक तक, माइंड से लेके फिजिकल तक, कोई भी हो, उससे हमें बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर इनमें से 4-5 इंडिकेशन मिले तो मेडिसिन कैन बी कॉक्यूलस। सो कोई किसी को प्रश्न कॉक्यूलस के दौरान? मोडालिटीज, सेंसिटिव टू फियर, एंगर, ग्रीफ एंड ऑल इमोशन, सेंसिटिव टू एवरीथिंग, इमोशन से भी सेंसिटिव है, इसीलिए तो वल्नरेबल रिएक्शन दे रहे हैं ना, एंगर कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। उसी तरह लाइट, ऑर्डर, स्मेल, उस सब से भी ओवर सेंसिटिवनेस मिलेगा। एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड, ओपन एयर, स्लाइटेस्ट लॉस ऑफ स्लीप एंड ड्यूरिंग मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस अगर कोई भी दिक्कत मिलता है तो वहां पे कॉक्यूलस सोचा जाना चाहिए, चाहे हेडेक हो, चाहे वीकनेस हो, चाहे कुछ भी हो, तो दूसरे 2-3 इंडिकेशन सपोर्ट करते हैं। तो लाइंग ऑन बैक ऑफ हेड, सिटिंग अप, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड टॉकिंग, स्मोकिंग एमिलोरेशन, इट इज अ वेरी गुड इंडिकेशन। आगे एक दवाई में आया है, वो आपका होमवर्क है, पढ़िए। कफ है लेकिन स्मोकिंग से कम हो जाता है, हेडेक है स्मोकिंग से कम हो जाता है, मरीज चिली है और मेंटली थका हुआ है, तो वहां पे भी कॉक्यूलस सोचा जाना चाहिए, चाहे वो केस अस्थमा का हो, चाहे दूसरे किसी डिसीज का हो। प्रेगनेंसी, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड इम्पॉसिबल, लेफ्ट साइड नहीं सोया जाता। एमिलोरेशन फ्रॉम लाइंग क्वाइट, बैठा रहना, और वार्म रूम एमिलोरेशन, इनमें से कोई भी इंडिकेशन मिले तो वहां पे आपको कॉक्यूलस सोचना है। इसके अलावा कोई प्रश्न? यस, ले सका है। एनीथिंग जो मोशन करता है, जो मूवमेंट करता है और उसमें बैठने के बाद दिक्कत होती है तो वहां पे कॉक्यूलस सोचा जाना चाहिए, चाहे वो मेरी वो क्या बोलते हैं चकडोड़ भी क्यों ना हो। अगर उसमें बैठने के बाद भी दिक्कत होती है तो कॉक्यूलस लिया जा सकता है, चाहे झूले पे झूलने के बाद दिक्कत होती है तो भी कॉक्यूलस लिया जा सकता है, वो कॉक्यूलस का ही इंडिकेशन है। जरूरी नहीं है कि कार में ही बैठना। हमने आपको कल भी बताया था कि सिद्धांत सेम रहेंगे, बाकी बदलता जाएगा। पहले लोग सी से ज्यादा ट्रैवलिंग करते थे, सो इसमें लिखा है कि आफ्टर सी ट्रैवलिंग, अब एयर से ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो एरोप्लेन के अंदर भी दिक्कत होती है तो भी कॉक्यूलस सोचा जाना चाहिए। पहले लोग पालकी में बैठ के जाते थे, ज्यादातर औरतें, अगर उस पर बैठने की दिक्कत होती है तो भी कॉक्यूलस लिया जा सकता है। अब लोग कार में बैठते हैं तो कार में बैठने से भी दिक्कत हो रही है, फिर भी कॉक्यूलस सोचा जाना चाहिए। कल कुछ नई चीज आएगी जो पैक होगी और मोशन करेगी, तो उसके अंदर बैठने से भी दिक्कत हो तो वहां पे भी कॉक्यूलस सोचा जाएगा। सिद्धांत सत्य हैं। सूरज पहले भी पूर्व दिशा से उदित होते थे, आज भी पूर्व दिशा से उदित होते हैं और कल भी पूर्व दिशा से ही उदित होंगे।